नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पावर फैक्टर। आज हम बेसिक के साथ फुल पावर फैक्टर के बारे में पूरा जानने वाले हैं। व्हाट इज पावर फैक्टर एंड व्हाट इज कॉस फाई, लैगिंग पावर फैक्टर एंड लीडिंग पावर फैक्टर एंड अपरेंट पावर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, सबके बारे में हम फंडामेंटल के साथ पूरा जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए व्हाट इज पावर फैक्टर। पावर फैक्टर एक्चुअल में क्या है? पावर फैक्टर इज द कोसाइन ऑफ द फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज और करंट की अंदर में जो भी एंगल होता है वो एंगल को अगर हम कस के आगे लगा देते हैं तो उसको हम बोलते हैं पावर फैक्टर। पावर फैक्टर कस फाई, उसको हम बोलते हैं पावर फैक्टर। ठीक है, तो कॉस के बाद अगर वोल्टेज और करंट की जो एंगल है उसको हम अगर फाई लेते हैं तो इसको बोलते हैं हम पावर फैक्टर। ठीक है, पावर फैक्टर कैसा हमारा यूज कैसा होता है? एक्चुअल में पावर फैक्टर इज ए मेजर टू कैलकुलेट हाउ इफेक्टिवली पावर इज यूज्ड इन योर इलेक्ट्रिकल सिस्टम। एक्चुअल में जो पावर यूटिलिटी सिस्टम होता है, जैसे कि कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपनी जो पावर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनको एक मेजर मिल जाता है कि ये जो हम पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो कैसा हमारा कंज्यूमर का लोड के साथ कैसा यूज होता है। ठीक है, वो किस तरह कैसे यूज होता है, कितना क्वांटिटी में वो एक्चुअल में यूज हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं आपको अभी समझाऊंगा। पहले अपरेंट पावर क्या है, एक्टिव पावर क्या है, रिएक्टिव पावर क्या है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एक्चुअल में पावर फैक्टर क्या है। इतना तक आपको समझना होगा। व्हाट इज अपरेंट पावर? एक्चुअल में जो पावर सप्लाई हो रहा है यूटिलिटी से वोल्टेज इनटू करंट उसको बोलते हैं हम अपरेंट पावर। इसको हम डिनोट करते हैं एस से। ठीक है, वोल्टेज इनटू करंट। एक्टिव पावर क्या है? एक्टिव पावर और उसको बोलते हैं रियल पावर। एक्चुअल में जो हम यूज करते हैं घर में, हम जो भी पावर यूज करते हैं और जो पावर यूज का हम पैसे देते हैं वो एक्टिव पावर होता है। वो क्या होता है? वी आई इंटू कॉस फाइव। ठीक है, वी आई इंटू कॉस फाइव। ये क्या होता है? ये हम इसको बोलते हैं पी में इंडिकेट करते हैं। इसका यूनिट होता है किलोवाट और इसका यूनिट होता है वी ए। ठीक है, ये हो गया वी आई कस फाइव। और जो रिएक्टिव पावर होता है ये कोई काम का नहीं होता है, बस ये एक एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जैसे कि वाइब्रेटिंग होता है, हमिंग होता है, ये सब रिएक्टिव पावर की वजह से होता है। ये कोई काम का नहीं होता है लेकिन ये प्रोड्यूस होता है सिस्टम में। तो ये होता है वी आई साइन फाइव। ये जो फाइव है ये क्या है? ये इसको हम मेजर करते हैं वी ए आर और के वी आर में मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपरेंट पावर आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये जो फाई है ये है वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल। ठीक है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये है एक, मैं आपको दिखाता हूँ एसी सिस्टम में ही ओनली पावर फैक्टर होता है, डीसी में नहीं होता है पावर फैक्टर। मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों नहीं होता है। देखिए वोल्टेज ऐसे, ये जो एसी है ये एक साइनसोइडल वेव में मूव करता है। ठीक है, जो करंट है उसके वोल्टेज और करंट के अंदर का जो एंगल होता है उसको हम फाई बोलते हैं। तो करंट अगर उसके बाद स्टार्ट हुआ, ठीक है, करंट अगर उसके बाद स्टार्ट हुआ तो पहले वोल्टेज स्टार्ट हुआ उसके बाद करंट स्टार्ट हुआ, ये जो एंगल उसके अंदर रह गया उसी को बोलते हैं फाई। और ये जो वोल्टेज पहले स्टार्ट हुआ, करंट उसके बाद स्टार्ट हुआ, इसको बोलते हैं लैगिंग पावर फैक्टर। ठीक है, मतलब वोल्टेज करंट को लीड कर रहा है और आप बोल सकते हैं करंट वोल्टेज को लैग कर रहा है। मतलब वोल्टेज पहले स्टार्ट हो गया, फास्ट वोल्टेज स्टार्ट हो गया, उसके 30 डिग्री या 40 डिग्री कुछ के बाद जाकर करंट स्टार्ट हुआ, ये हो गया लैगिंग पावर फैक्टर। अगर हम वही वोल्टेज को लेते हैं रेफरेंस और ऐसे बनाते हैं, ये वोल्टेज ऐसे मूव कर रहा है साइनसोइडल वेव में, एसी सिस्टम में, एसी करंट में, तो करंट कैसा होएगा? करंट उसके पहले ही स्टार्ट हो चुका होगा। ठीक है, उसके पहले ही करंट स्टार्ट हो चुका होगा, बस ये उसका इतना ऐसा ये मूव करेगा। ठीक है, करंट उससे पहले स्टार्ट हो चुका होगा, मतलब पहले करंट स्टार्ट हुआ होगा उसके बाद वोल्टेज स्टार्ट हो गया होगा। ये वोल्टेज है, ये करंट है, इधर ये करंट है, ये वोल्टेज है। ठीक है, तो ये जो करंट पहले स्टार्ट हो गया उसके बाद वोल्टेज स्टार्ट हुआ, मतलब ये जो करंट आकर इधर ही रहता है। तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल इसको फाई बोलेंगे। और जो करंट पहले स्टार्ट हुआ, वोल्टेज उसके बाद स्टार्ट हुआ, मतलब वोल्टेज बाद में स्टार्ट हुआ, तो ये हो गया क्या? ये हो गया लीडिंग पावर फैक्टर। लीडिंग पावर फैक्टर मतलब करंट पहले स्टार्ट हुआ था, करंट को लेकर हम लीडिंग और लेगिंग मेजर करते हैं। अगर करंट वोल्टेज के बाद आ रहा है तो ये लेगिंग पावर फैक्टर, करंट वोल्टेज के पहले आ रहा है वो हो गया लीडिंग पावर फैक्टर। तो ये आपको समझ में आ गया हो। देखिए पावर फैक्टर प्योर जो रेजिस्टिव सर्किट होता है उधर पावर फैक्टर पूरा 1 रहता है। ठीक है, जो रेजिस्टिव सर्किट रहता है पावर फैक्टर पूरा उधर 1 रहता है। पावर फैक्टर हमको बढ़ाना चाहिए। ठीक है, वी आई कस फाइव। ठीक है, पावर फैक्टर अगर 1 हो गया तो पावर पूरा ज्यादा रहेगा। ठीक है, पूरा ठीक रहेगा, पावर पूरा ज्यादा रहेगा, जितना पावर सप्लाई हो रहा है उतना पावर हम पा सकते हैं। लेकिन 1 से अगर घट गया, 0.8 हो गया तो पावर फैक्टर घट जाएगा। ये पावर फैक्टर और हमारा जो एक्चुअल में जो हमारा क्या है एक्टिव पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पावर फैक्टर को हम हमेशा बढ़ाना चाहिए और पावर फैक्टर का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है।
होता है, 1 से पावर फैक्टर ज्यादा नहीं हो सकता है। देखिए जो रेजिस्टेंस होता है या रेजिस्टिव प्रॉपर्टी होता है वो पावर फैक्टर के ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं पकाता है। जो एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का पावर फैक्टर हमेशा 1 ही रहता है। लेकिन इंडक्टेंस जो होता है या कैपेसिटेंस होता है, इसके लिए ये करंट लेगिंग या लीडिंग होता है। देखिए मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं क्यों करंट लीडिंग और लेगिंग होता है इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वजह से। देखिए इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है, ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है एक्सएल उसको बोला जाता है, जो कि होता है 2πfl। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है उसका प्रॉपर्टी इंडक्टेंस जैसा होता है, मतलब इट ओपोजेस द सडन चेंज इन करंट का सडन चेंज को ये ओपोज करता है। इसका मतलब ये जो करंट है, अगर हम सिस्टम में वोल्टेज और करंट सप्लाई दे रहे हैं, अगर करंट को इंडक्टिव प्रॉपर्टी रोक दिया तो क्या होगा, करंट का ओपोज हो जाएगा, मतलब करंट थोड़ा रुक जाएगा और वोल्टेज आगे निकल जाएगा। इसलिए वोल्टेज पहले स्टार्ट हो रहा है, करंट उसके बाद स्टार्ट हो रहा है। तो इंडक्टिव प्रॉपर्टी के लिए हमारा लेगिंग पावर फैक्टर आता है, कैपेसिटिव प्रॉपर्टी के लिए हमारा लीडिंग पावर फैक्टर आता है। कैपेसिटिव प्रॉपर्टी के लिए क्यों लीडिंग पावर फैक्टर होता है, क्योंकि कैपेसिटेंस का ऐसा प्रॉपर्टी होता है कि इट ओपोजेस द सडन चेंज इन वोल्टेज, मतलब ये वोल्टेज को थोड़ा रुक देता है। वोल्टेज को थोड़ा रुक दिया तो क्या होगा, वोल्टेज पहले स्टार्ट नहीं हो सकता है, पहले करंट स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद वोल्टेज स्टार्ट होगा। इसीलिए वोल्टेज जो रुक जाता है, इसके लिए क्या होता है ना, वोल्टेज को करंट लीड करता है, इसको बोलते हैं हम लीडिंग पावर फैक्टर। तो कैपेसिटर जितना भी हमारा सिस्टम में हम लगाएंगे, इसलिए तो हम लीडिंग पावर फैक्टर पा सकते हैं। लेकिन जो भी इंडक्टेंस रह जाता है सर्किट में, उसके लिए हम लैगिंग पावर फैक्टर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग, जैसे कि जितना भी आपका वाइंडिंग है ना, उसी में आपका इंडक्टेंस ही रहता है। जैसे कि ट्रांसफार्मर, मोटर, इनका जो वाइंडिंग की वजह से इनका पावर फैक्टर ज्यादा होता है, पावर फैक्टर कम होता है, क्योंकि उनका इंडक्टिव प्रॉपर्टी ज्यादा होता है, इसीलिए पावर फैक्टर कम होता है। ठीक है, तो आपको सर्किट में जितना भी कैपेसिटर लगाओगे, कैपेसिटेंस लगाओगे, तभी जाकर आपका जो भी यूजेस पावर है उसका क्वांटिटी बढ़ेगा, जो एक्टिव पावर है उसका क्वांटिटी बढ़ेगा। ठीक है, तो पावर फैक्टर को हम लेते हैं, जो गुड पावर फैक्टर एक्चुअल में है वो 0.95 से वो 1 तक है। ठीक है, पूरा 1 तक 0.95 से 1 ही उसका मैक्सिमम वैल्यू पावर फैक्टर का है। VI इंटू cos phi मतलब 1, तो क्या होगा, वही VI हो गया, मतलब जितना सप्लाई दे रहे हैं उतना सप्लाई गेट कर रहे हैं, मतलब पा रहे हैं। तो उसके पोर पावर फैक्टर क्या होता है, 0.8 से 0.95 तक पोर पावर फैक्टर होता है। मतलब ये पावर फैक्टर हम बेसिक जैसा लेते हैं, एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन में यही पावर फैक्टर ही रहता है, 0.8 0.9 के अंदर ही रहता है। और बैड पावर फैक्टर जो इंडस्ट्री में अगर कैपेसिटर बैंक या कोई भी ऐसे क्योंकि इंडक्टेंस को नॉर्मलाइज कर सके ऐसे नहीं लगाता है, तो पावर फैक्टर 0.7 0.65 तक घट जाता है, जो कि बहुत ही कम है। और ये हमारा जो भी यूजेस के लिए बुरा है। जैसे कि हम अगर VI सप्लाई ला रहे हैं और उसमें 0.65 मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना पावर आ रहा है उतना, अगर 100 केवी का पावर हम ला रहे हैं और इसमें 0.65 मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 65 किलोवाट का पावर हम पा रहे हैं। 100 किलोवाट की जगह हम 65 किलोवाट का पावर हम पा रहे हैं, तो ये बहुत बुरा है। ठीक है, देखिए cos phi क्या है ना, वो जो cos phi है ये हमारा जो एक्टिव पावर हम यूज कर रहे हैं उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। cos phi को हम जितना ऊपर लेंगे एक्टिव पावर उतना ऊपर जाएगा। cos phi को हम ज्यादा से ज्यादा 1 तक ले सकते हैं, मतलब जितना पावर सप्लाई हो रहा है उतना ही हमको आना चाहिए आउटपुट में, लेकिन ऐसे नहीं होता है। इंडक्टेंस की वजह से ये घट जाता है, 1 से 0.9 0.8 हो जाता है, जिसका मतलब क्या होता है कि हम पावर उससे जो भी सप्लाई होता है उससे कम पाते हैं। तो इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। तो सोचो, अगर इंडक्टेंस को कैपेसिटेंस ही नॉर्मलाइज करता है, क्योंकि इंडक्टेंस उसको करंट को पीछे ढकेलता है और कैपेसिटेंस उसको आगे ढकेलता है, तो क्या होगा अगर हम सर्किट में बहुत ज्यादा कैपेसिटर लगा देंगे। देखिए cos phi पावर फैक्टर तो जितना भी बढ़ेगा 1 तक ही बढ़ सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। अगर आप ज्यादा कैपेसिटर लगाते हैं, मतलब आप सर्किट को ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई कर रहे हैं, ज्यादा वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप सर्किट को ज्यादा वोल्टेज दे रहे हैं तो पावर ज्यादा होएगा थोड़ा सा। तो अगर आपकी सर्किट का स्टेबिलिटी है, इतना पावर को ले सकता है तो वो ले सकता है। ठीक है, लेकिन पावर फैक्टर कभी 1 से ज्यादा नहीं होता है। तो थैंक यू। आपको अगर ये वीडियो से आपको कुछ समझ में आ गया और आपको पावर फैक्टर के बारे में सब कुछ पता चल गया, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही फंडामेंटल वीडियो और भी बहुत चैनल में है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।